जी। देखिए, आज हमारी पहली क्लास है उसकी अफेक्ट की। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता दूं, पेपर कोर्स इंट्रोडक्शन, योर सिलेबस, पेपर पैटर्न, और फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर देंगे उसकी जो भी फर्स्ट इसका चैप्टर है। अच्छा देखिए, आप लोगों ने सब ने कोई ना कोई पार्ट 2 के पेपर अटेम्प्ट किए हुए हैं, लाइक F6 F7, कुछ भी आपने अटेम्प्ट किया होगा। किया मैंने। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पेपर आपका ये है ना F5, इसमें ऑलमोस्ट, मैं नहीं कह रहा सब, 30 से 35% जो टॉपिक्स है वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। कहाँ पे पढ़े होंगे? F2 में, MA2 में। अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके पास MA2 में है, पर उसकी जो है वो सिग्निफिकेंस F2 में नहीं है। खैर, मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर पेपर F2, लेकिन उसको भी हमने जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको इसके बारे में पेपर पैटर्न के हवाले से जरा बता दूं, वो क्या सिलसिला है इसका पेपर पैटर्न, एंड देन उसके बाद हम लोग अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, एक हेडिंग लिखिएगा, पेपर PM, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। देखिए, पेपर स्ट्रक्चर, आप लोगों ने पेपर F6 F7 कोई ना कोई तो एग्जाम आपने दिया हुआ है, तो आपको ये आइडिया है कि एक MCQs क्या होती हैं, केस OTQs क्या होती हैं, और CRQs क्या होंगे। सही। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको जरा ये बता दूं बेटा, इसका पेपर फॉर्मेट, मेरा मतलब है पेपर पैटर्न। देखो, आपका जो पेपर है वो आप सारे बच्चे जानते हैं, वो CBE है। ठीक है। आपकी इसमें स्प्रेडशीट की प्रैक्टिस, टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। वही 3 घंटे जो भी आपके पास नॉर्मल टाइम है। सर, सबसे पहला पॉइंट, इसमें आपका जो पेपर है बेटा वो 3 सेक्शंस में स्प्लिट है। कितने सेक्शंस में? 3 सेक्शन। सेक्शन ए में आपको मिलेंगी 15 OTQs। आई रिपीट, क्या मिलेगी? 15 OTQs। अच्छा, ये MCQs नहीं है। OTQs का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। मैं आपको जरा कुछ एग्जांपल्स बता दूं। देखिए, सेक्शन ए में बेटा आपको मिलेंगी 15 OTQs। So what do you mean by the term OTQs? OTQs का मतलब क्या है? इसकी 7 टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? 7 डिफरेंट टाइप्स। एग्जाम्पल बेटा, इसकी आपके पास 7 डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे एग्जाम्पल MCQ आ गई, एग्जाम्पल ब्लैंक आ गई, एग्जाम्पल TF यानी ट्रू और फॉल्स। वो था ना आपके पास, जी जी, वो था ना आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को कहता है। तो मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको यहाँ से ड्रैग करना है, वहां पर जाकर क्या करना है? ड्रॉप करना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप ये भी उसकी एक टाइप है। एनीवेज, तो जो आपके पास तरह के भी सवाल आता था, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, टिक कीजिए। ये सारी चीजें MCQs नहीं है बेटा, इनको क्या कहते हैं? OTQs। जैसे MCQs की एक टाइप है। एनीवेज, आप यही अज्यूम कर लो 15 MCQs आएंगे। ठीक है। आप सुने, सेक्शन ए में आपके पास कितनी MCQs है, आई मीन कितनी OTQs है? 15। और एक जो है बेटा वो आपके पास है 2 नंबर की। तो कुल मिला के आपके पास कितने हो जाएंगे जी? 30 मार्क्स। अच्छा, MCQs की लेंथ, MCQs की लेंथ या MCQs की कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी। जिस तरीके से आप लोगों ने F2 में जो दिए हैं पेपर्स, उस F2 के हिसाब से आपके पास क्या है, उसकी ये लेंथ आ जाएगी MCQs की, जितनी भी आप लोगों ने। फिर उसके बाद है बेटा आपके पास सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास मिलेंगी बेटा 3 केस OTQs। क्या मिलेंगी? जिसको आप लोग वो भी कहते हो MTQ। अच्छा, उसमें क्या होता है? देयर इज अ केस, उस केस से रिलेटेड 5 MCQs है। मैं रिपीट कर रहा हूं, देयर इज अ केस, उस केस से रिलेटेड कितनी MCQs है? 5 MCQs, 5 MCQs और 5 MCQs, यानी कि ऐसे मिलाकर 3 सेट्स हैं। तो यकीनन वो कितनी MCQs हो गए आपके पास? अगेन 15। तो 3 केस OTQ है आपके पास। पर केस में कितनी MCQs है बेटा? 5। तो ऐसे 3 आपके पास केसेस है।
अच्छा, अभी मैं आपको टॉपिक्स भी बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स जिस तरीके से एग्जामिनेबल होंगे या हो सकते हैं। अच्छा, इसमें भी आपके पास बेटा कुल मिलाकर होंगे 15 एमसीक्यूज, 2 नंबर की एक और 30। इसका मतलब 60% आपका जो पेपर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एमसीक्यूज स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप कौन से एरियाज में होनी चाहिए? एमसीक्यूज में। और एमसीक्यूज या केस ओटीक्यूज कौन से एरिया से आएंगे? पूरे कोर्स में से कहीं से भी आ सकते हैं। इसको जरा कॉपी करें। और फिर उसके बाद बेटा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा सेक्शन सी। इसमें आ जाएंगे बेटा आपके पास 2 CRQs। कितने CRQs आ जाएंगे? 2। और एक CRQ आपके पास होगा कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स। ये हो गया आपके पास 40 और कुल मिला के हो गया आपके पास 100। अच्छा, अब एक जो चीज है बेटा, ये जो 20 मार्क्स का CRQs है ना, ये कोई ये नहीं कि एक ही रिक्वायरमेंट है 20 मार्क्स की। इसके भी क्या होंगे? सब पार्ट्स, पार्ट ए बी सी, इस तरीके से। इसमें आपके पास क्या होंगे बेटा? सब पार्ट्स भी होंगे। ठीक है, सब पार्ट्स इसमें आपके पास होंगे। आपके पास 100 में से कितना परसेंट आपको स्प्रेडशीट या टाइप करना पड़ेगा? 40%। कुल मिलाकर कितने मार्क्स हैं? 100। इस 100 में से मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये फतवा है, मैं इस 100 में से मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं कि इस 100 में से यू शुड एक्सपेक्ट मोर देन 50% थ्योरी। कितने परसेंट? कितने परसेंट? मोर देन 50% थ्योरी। यानी कि 100 में से कितने परसेंट थ्योरेटिकल असेसमेंट हो सकती है? मोर देन 50%, या 50% इससे ज्यादा ही अज्यूम करें। आप लोगों ने F2 दिया है, F3 दिया है, आप लोगों ने F7 दिया होगा, F6 व्हाटएवर। अगर मैं ऊपर F2 F3 के हवाले से बात करूं तो थ्योरीज के एमसीक्यूज भी तो आती है ना, तो वो उस तरीके से आपके पास। ठीक है, इसको जरा कॉपी कीजिएगा। फिर मैं आपके साथ कुछ एरियाज डिस्कस करता हूँ और फिर उसके बाद बेटा हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। जिसको लिखना शुरू करें प्लीज। सारे बच्चे जरा पेपर पैटर्न को कॉपी करें। मेरे वो हैंडआउट्स आप लोगों ने कितने बच्चों को मिले? हैंडआउट्स, हैंडआउट्स मिल गए? हाँ, चलो ठीक है। नहीं नहीं, सबर मैंने कॉपी के लिए दिया मैं इसलिए। आप लोग इसको कॉपी करो, मैं देखता हूँ कितनी कॉपी से। इसको कॉपी करो सर।
अच्छा जी, देखें ये तो था आपके पास बेटा पेपर पैटर्न, पेपर फॉर्मेट। अब आ जाए जरा अपने पास सिलेबस। सिलेबस के जो आपके पास एरियाज हैं वो क्या है, देखिए आपके पास सिलेबस एरिया ए, मैं सबसे पहले काम ये कर रहा हूं, सिलेबस के जितने जो मेन एरियाज है ना, चैप्टर्स नहीं, क्या बोला मैंने, मेन एरियाज, उसके नाम लिख रहा हूं। फिर एक एक एरिया को डिस्कस करते हुए उसके बारे में हम बिस्मिल्लाह करेंगे हमारे किसी चैप्टर से, ठीक है। मैं हैंडआउट से भी आ जाना, ठीक है। मेरे साथ साथ जरा सिलेबस एरियाज लिख लें, ठीक है। पहला है बेटा आपके पास आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। भाई ये एसी चल रहा है, ये वाला कौन है, ये लाइट ब्लिंक करे तो सुबह मेरे को जरा बोलो ना, ये सारे हैं सुबह, ठीक है। ये पीछे पास कर दो। अच्छा बेटा, दिस इज आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकंड एरिया है बेटा बी, कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, बजट कंट्रोल, वेरिएंसेस और परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी ख्वातीन हज़रात, सबसे पहला पॉइंट तो ये सारे एरियाज के जरा जल्दी से आप नाम लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को कुछ फ्लैशबैक मेमोरीज जो है उसके हवाले से बता दूं कि आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं क्या क्या। अच्छा, दिस इज योर मेन एग्जामिनेबल कंटेंट, और एसीसीए के हर पेपर में एक सेक्शन इंक्लूडेड है जो एग्जामिनेबल नहीं है, और वो है आपके पास आईटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अच्छा, ये कोई एग्जामिनेबल कंटेंट नहीं होता है, बेसिकली ये क्या है, इस चैप्टर में या इस सेक्शन में ये बताया हुआ है कि एग्जाम विंडो कैसी होती है। क्या बताया हुआ है, एग्जाम विंडो कैसी है, स्प्रेडशीट कैसे काम करता है, वर्ड एक्सेल कैसे काम करता है, उसके हवाले से। तो जो 5 मेजरली आपके पास जो है ना, ये मेन एरियाज है, ठीक है। इसको जरा जल्दी से कॉपी करें सारे स्टूडेंट्स। अच्छा, ये हैंडआउट्स मिल गए सबको, यहाँ पे कोई है जिसको नहीं मिले? अच्छा जी, नाउ अब एक्सक्यूज मी, अब मैं आपको जरा ये बता दूं कि आप लोगों ने कौन कौन से एरियाज पहले से पढ़े हुए हैं, या कौन कौन से एरियाज के टॉपिक्स आपने पहले से पढ़े। बट इट डज नॉट मीन कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको याद है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप भूल गए, सही है। तो मैं इसको आपको जीरो से स्टार्ट करूंगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स के नाम ले रहा हूं और आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूं। F2 में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, बजट एंड वेरिएंस, फिक्स बजट, फ्लेक्स बजट, सही, फिक्स एंड फ्लेक्स बजट, ये तमाम चीजें, ये सारी चीजें आपके पास मौजूद है। मैं फिलहाल इस सेक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, सेक्शन डी को, ठीक है, सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश करें फिर हम स्टार्ट करें। सर फिक्स बजट था, फ्लेक्स बजट था, ठीक है, आपके पास वेरिएंसेस में थे, वो था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, ये तमाम चीजें, ये तो है, लेकिन एग्जामिनेबल स्टाइल में नहीं, थोड़ा सा और एडवांस होकर आएगा। क्या होकर आएगा, थोड़ा सा एडवांस होकर आएगा, ठीक है। एक और चीज आपने इसमें F2 में एक और चीज पढ़ी थी, एंड दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस, वो पीछे अभी भी नहीं छोड़ेगा यहाँ पे, बल्कि F2 नहीं, आपने तो ये उसमें पढ़ा था MA2 में, फिर F2 में फिर आ गया, अब फिर आ गया। और एक और चीज है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, ये चीज है, ये 2 चीजें। बाकी बजट और वेरिएंसेस। अच्छा, बजट और वेरिएंसेस के हवाले से बच्चों मैं ये आपको बता दूं,
F2 लेवल का नहीं, थोड़ा सा लेवल अब आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। वेरिएंसेस जैसे जितने थे F2 में वो तो है, उसके अलावा एडवांस वेरिएंसेस हैं, क्या है एडवांस, खैर एनीवेज। फिर उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ई। ये तो पूरे पेपर की जान है, क्योंकि पेपर का नाम क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और ये क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। F2 टॉपिक्स याद दिला रहा हूं सिर्फ, जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल जीरो से, बल्कि आज से आपको पता लग जाएगा जीरो से कैसे पढ़ना है। बट इसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आपने एक चीज पढ़ी थी, एंड दैट वाज रेशियो एनालिसिस एज इट इज, बैलेंस स्कोर कार्ड, फाइनेंशियल 4 पर्सपेक्टिव जो होते थे, फाइनेंशियल कस्टमर एज इट इज, ROI रेजिडुअल इनकम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल एज इट इज। फर्क इतना था, उधर आपके पास क्या आती थी, इसमें F2 में MCQs 2 नंबर की, इधर 20 नंबर का सवाल आएगा, सही है। तो अब यहाँ पर क्या है इसके ऊपर, हाँ अच्छा ये बता दूं मैं आपको CRQs कहाँ से आएंगे। हाँ, इसमें एक टॉपिक ऐसा है ट्रांसफर प्राइसिंग का, जो आपने पढ़ा ही नहीं है, वो बिल्कुल न्यू है, मतलब इसमें मेजरली कंटेंट पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। अच्छा ये तो नया है, बल्कि ये नया नहीं है, इसमें भी आपने कुछ चीजें पढ़ी है, वो था ना F2 के अंदर, बिग डाटा, IT की कुछ चीजें, ये वो इसमें वो चीजें। इधर आओ जरा, डिसीजन मेकिंग। इसमें 1-2 टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हैं, बाकी सब नए हैं। जो पढ़े मैं उसके नाम ले लेता हूँ। वो रेलिवेंट कॉस्टिंग, कुछ याद है ना, मेक और बाय, CVP, लिमिटिंग फैक्टर, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, मटेरियल शॉर्ट है, कौन सा प्रोडक्ट पहले बना है कौन सा बाद में, वो ये चीजें यहाँ पर है। डिसीजन मेकिंग, फैसला करना है। और फिर आ जाए कॉस्टिंग। इसमें F2 का एक चैप्टर था ऑल्टरनेट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल, टारगेट कॉस्टिंग, ये तमाम चीजें इसमें, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें भी हैं। अब आ जाए जरा बेटा, एक्सक्यूज मी, सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करना है, थोड़ी सी बात 2 मिनट की, देन हम लोग कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जरा वो चेक करो आपके पेपर पैटर्न, सेक्शन ए में क्या है, MCQs कहां से आएंगी, पूरे कोर्स में से, मुझे नहीं पता कहां से, कहीं से भी आ जाएंगे। सेक्शन बी, केस ODQs कितनी है, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हाँ इतना पता है, कॉस्टिंग से आपको एक केस OTQ मिल जाएगी, यानी कि कितना परसेंट बेटा, इसमें 5 चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स है, 5। इन 5 में से मुझे नहीं पता कि कौन सा चैप्टर आएगा, लेकिन एक OTQ आपको कहां से मिलेगी। फिर आ जाओ पेपर पैटर्न में क्या बेटा, उसके बाद चेक करो क्या CRQs, कितने CRQs हैं, 2, पता नहीं। एक CRQ कहां से आएगा, लेकिन एक CRQ आपको कहां से मिलेगा बेटा, परफॉर्मेंस से। एक CRQ कहां से मिलेगा, परफॉर्मेंस में। इसमें 2 से 3 अलग अलग अंदाज के क्वेश्चंस हैं, 6 टॉपिक्स हैं, मुझे नहीं पता कौन सा टॉपिक आएगा, लेकिन इस पूरे सेक्शन में से एक क्या मिलेगा आपको, CRQ। सेकंड CRQ पता नहीं, कहीं से, ठीक है, कहीं से जो पता है वो बता देते हैं, ठीक है। जो चीज डिफाइंड है प्लीज कॉपी करें जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लें, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। वो AC चला नहीं, फैन वैन तो ऑफ है यार, ये कम्युनिकेशन बैरियर है, आवाज सही नहीं आती, ज्यादा सही है, ओके। चले जी खवातीन हज़रात, अब मैं आपको जरा सबसे पहले ये बता दूं हमने स्टार्ट कहां से करना है। और देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉस्टिंग से, कहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट एक क्लास का काम है, बाकी तो आपके पास टॉपिक्स हैं, ठीक है। एनीवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सिलेबस एरिया बी, कॉस्टिंग। और एक चीज मैं जानता हूं कि कॉस्टिंग से क्या चीज आएगी, एक केस OTQ, मतलब एक केस स्टडी होगी। आपको हैंडआउट्स मिले ना, इस हैंडआउट का अगर आप लास्ट पेज नंबर 7 खोले, इस तरह की केस OTQ होती है, देखो ऊपर लिखा हुआ भी जून 2014, जून 2014 का एग्जाम क्वेश्चन है, डफ कंपनी, सेकंड लास्ट पेज पे आए, समझ आ रही है, केस मिला हुआ है, उसकी 5 MCQs है, ठीक है। सो एनीवेज बेटा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपके पास इस चैप्टर में से, सॉरी इस सेक्शन में से क्या आएगा, एक केस OTQ, ठीक है। चले जी,
सारे बच्चे बेटा अपने रजिस्टर में हेडिंग लिखिएगा एरिया बी, और जो एरिया बी है वो है आपके पास कॉस्टिंग, और इसके अंदर बेटा आपके पास 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं। मेरे साथ साथ लिखते जाए टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एब्जॉर्प्शन एंड एबीसी, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग और इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, दीज आर द 5 टॉपिक्स इन योर सिलेबस एरिया कॉस्टिंग। अच्छा दूसरी बात, सर बुक्स और किट्स क्या वाले तो जरा बता दें। पहले मुझे इतना बताइए, आप लोग कौन सी बुक पढ़ते हैं? बीपीपी कैपलन, और सॉरी बुक पढ़ते हैं? पढ़ते हैं? पहला तो सवाल ये, कौन सी? देखो आपकी जो प्रैक्टिस है ना, बीपीपी पढ़नी, कैपलन पढ़नी, योर चॉइस, उसमें भी यही चीजें लिखी हैं। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का फर्क और समझाने के अंदाज का फर्क, और कुछ चीजें तो वही है, जाहिर सी बात, एसीसी की अप्रूव्ड है। आइदर बीपीपी और कैपलन, योर चॉइस, जिससे आप बच्चे कंफर्टेबल हो। सेकेंडली, कुछ चैप्टर्स होंगे जिसको मैं बोलूंगा इसकी बुक लाजमी पढ़नी है, बाकी की भी आपने पढ़नी जरूर है, कुछ को मैं एम्फेसिस करूंगा। एग्जाम किट्स प्रेफरेबली दोनों, सीआरक्यूज कैपलन से, कहां से? कैपलन से सीआरक्यूज, और कैपलन पूरी, और बीपीपी से क्या? एमसीक्यूज। मैं दोनों जो आपके पास जो एग्जाम किट्स की जो रेफरेंस दे रहा हूं ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्सिमम ओटीक्यूज एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ठीक है, चले जी बेटा, इसको अगर आप सारे बच्चे कॉपी कीजिएगा। योर सिलेबस एरिया कॉस्टिंग, और अभी भी मैं आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों ने F2 पढ़े हुए, मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम हुआ होगा, सही है। इधर तो हम पेपर दे के आते हैं, हमें याद नहीं होता कि सवाल क्या है। ठीक है, तो वो मैं बिल्कुल लाइक एज इफ वी आर इन MA2। ठीक है, इस तरह कुछ कुछ बेसिक्स पहली क्लास में बताना जरूरी है। ठीक है, तो फिर हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर आएंगे इस वक्त। अच्छा, मोस्टली थ्योरी, तो आपको मेरे नोट्स जो मैं आपको देता रहूंगा चैप्टर वाइज, और जो मैं लिखा रहूंगा उस पर। एक चीज का जरा ख्याल रखना, मैं आपको जरा बता भी दूं, आपने कभी देखा ऐसे सवाल आते हैं, इस तरह के डब्बे बने होते हैं, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाँ या ना? यानी कि ट्रू फॉल्स इसको कहते हैं। ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस में आपको कोई पता नहीं 400-500 इस तरह के ट्रू फॉल्स मैं आपको बता दूंगा। हैंडआउट नंबर, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ सबसे पहले, इधर ही देख लें, एक्सक्यूज मी। ये बेटा आपके पास हैंडआउट नंबर 1 है, और इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करें, ये रहा पेज नंबर 3 पर आ जाए। पेज नंबर 3, सिर्फ इधर 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 ही देख ले बेशक, पेज नंबर 3। बेटा इस पेज नंबर 3 में आपके पास ये क्या लिखे हुए? ट्रू फॉल्स है। क्या ये हर चैप्टर के ट्रू फॉल्स होंगे? जैसे इसके कोई 22-23 होंगे, फिर अगला चैप्टर उसमें ट्रू फॉल्स पे ट्रू फॉल्स पे ट्रू फॉल्स। इससे क्या होगा? थ्योरी की प्रैक्टिस आपके पास ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आई बात समझ में? और मैंने ट्रू फॉल्स मैं कौन सा घर से लेकर आया हूँ? बीपीपी, कैपलन, एग्जामिनर के आंसर इधर उधर सीधी कोल्टी स्टेटमेंट करके मैंने ट्रू फॉल्स वगैरह कुछ बना दिए। तो 80 ट्रू फॉल्स तो सिर्फ कॉस्टिंग के हैं। पूरे कॉस्टिंग के कितने ये ट्रू फॉल्स है? ऑलमोस्ट 80। फिर इस तरह हर चैप्टर के तो कोई 300, 400 या 400, 500 कुछ ट्रू फॉल्स आपको पूरे कोर्स में मिल जाएंगे। तो इसको करने के बाद किताब पढ़िएगा। पढ़ने का भी एक पैटर्न है। सबसे पहले किताब ना पढ़ा करें, सबसे पहले क्या पढ़ना होता है? आपका रजिस्टर। सबसे पहले क्या पढ़ना है? जो मैंने आपको आज पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल जो भी टॉपिक पढ़ा आपने, आपने उसको घर जाके रिपीट करना है, सही है। किताब नहीं पढ़नी, अभी रजिस्टर पढ़ना है, जितने सवाल मैंने कराए वो सब करना है। उसकी बेस पे किट पर आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? एग्जाम किट पे। क्योंकि पेपर में आपने उनको सुनाना नहीं है, सुनाते तो वो है रिजल्ट देके, ठीक है ना। पेपर में हमने क्या बताना है? पेपर में हमने एग्जामिनर को आंसर देना है, यस और नो। लेक्चर प्रैक्टिस, देन सेकंड नंबर पे क्या प्रैक्टिस करनी है? किट की प्रैक्टिस। इवैल्यूएट योरसेल्फ। मिसाल 10 में से 7 सवाल सही हो रहे हैं, 6 सही हो रहे हैं, 8 सही हो रहे हैं, तो आपको 70% आपको लग रहा है नहीं यार लेक्चर की बेस पे मुझसे सवालात हो रहे हैं, यस और नो। एंड व्हेन देयर, अच्छा ये ट्रू फॉल्स करने के बाद, हाँ क्या करने के बाद? हैंड आउट करने के बाद किट,
उसके बाद फिर आप देखो यार आपसे किट के कौन से सवाल सर ने क्लास में कराए और कौन से सवाल नहीं कराए। जैसे फॉर एग्जांपल किट में एक टॉपिक के मिसाल के तौर पे 6 सवाल है, 2 मैंने कराए, 4 आपको असाइनमेंट पे दिए, वो भी करा दूं, मसला नहीं, तो फिर आपने खुद क्या प्रैक्टिस करनी है। सेकेंडली अब आप इवेल्युएट करो कि 10 में से कितने सवाल हो रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं यार 2-3 सवाल नहीं हो रहे, देयर इज अ प्रॉब्लम, और उस लर्निंग गैप से आपने किताब रीड करनी है। आई बात समझ में? ये नहीं कि किताब को शुरू से रीड करते जाए, फिर उतनी लंबी किताब है, फिर आप पढ़ेंगे, फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, लंबा टाइम जाएगा। तो सिंपल आपने क्या काम करना है, पहले क्या किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, इसकी हैंडआउट्स की, एंड देन सेकंड नंबर पे एग्जाम किट की, एंड देन फिर आपने कहां पर मूव करना है, बुक पे। स्पेशली उन एरियाज से आपने बुक्स से स्टार्ट करना है जहां से आपको लग रहा है कि फलाना पॉइंट पढ़ने की मुझे जरूरत है, एंड इफ यू थिंक दैट यू आर वीक इन थ्योरी तो फिर आप पूरी स्टार्ट से पढ़े, ठीक है, दैट्स द थिंग। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट, हेडिंग लिखिएगा बेटा, रजिस्टर में हेडिंग लिखिएगा, ये एक्सक्यूज मी 1 2 3 4 5 इनमें से मैं कुछ भी नहीं बढ़ा रहा, सही है, थोड़ी देर के बाद ये एक हेडिंग लिखो बेटा, एरिया बी, कॉस्टिंग आ गई आपके पास, ये सब हो गया। नाउ एक हेडिंग लिखो बेटा, बेसिक कॉस्टिंग। मैं आपको आज, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है, काफी सारे बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा, तो आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं अभी जो चीज आपको बताने जा रहा हूं दैट इज वेरी मच बेसिक, एज इफ वी आर इन पेपर MA2 F2, ठीक है, बेसिक कॉस्टिंग। देखो बेटा सबसे पहला पॉइंट तो ये है, एक्सक्यूज मी, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि कॉस्टिंग का मतलब क्या है, ये लफ्ज लिखा हुआ है क्या, कॉस्टिंग, ING। बेटा कॉस्टिंग किसे कहते हैं, ये जो लफ्ज है ना आपके पास कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब ये है आप जो भी काम फ्यूचर में परफॉर्म करने जा रहे हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, चाहे उस रूम की रिपेयरिंग, चाहे आपको किसी पिकनिक पे जाना है, चाहे आपको प्रोडक्शन करनी है, दिस इज द प्रोडक्ट, मुझे इसको मैन्युफैक्चर करना है, सर कोई भी मैं एक्टिविटी परफॉर्म करने जाऊंगा खर्चा लगेगा, पैसे लगेंगे, उसको एडवांस में एस्टिमेट करना, क्या करना, मतलब मैं कैलकुलेटर लेकर ना, हो सकता है इतना खर्चा हो जाए, मटेरियल हो सकता है, लेबर का इतना खर्चा, तो अपनी एक जहन से मैं कुछ खर्चों को एस्टिमेट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट इज कॉस्टिंग। सर कॉस्टिंग का मतलब है, सर कॉस्टिंग का मतलब है कि जो खर्चे आपके होने हैं फ्यूचर में, उसको आप एडवांस में बेटा क्या कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो। तो कॉस्टिंग का मतलब होता है एस्टिमेटिंग, साथ साथ लिखेंगे एक्सक्यूज मी, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट फॉर फ्यूचर एक्टिविटी, बेटा एस्टिमेटिंग द कॉस्ट फॉर फ्यूचर एक्टिविटी। और बेटा फ्यूचर एक्टिविटी आपके पास ट्रेडिंग भी हो सकती है, फ्यूचर एक्टिविटी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, फ्यूचर एक्टिविटी आपके पास बेटा क्या हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना यार, हमें क्या पता, अब जैसा सवाल होगा वैसी बात होगी। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर के होने वाले खर्चों को एडवांस में एस्टिमेट करना। और हमको बचपन से पढ़ाया गया है कि कॉस्ट 2 तरह की होती है बेटा, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। कम ऑन, वी आर एट F5 लेवल, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करने नहीं बैठे हुए, वो हमको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है। हाँ एक चीज, डायरेक्ट कॉस्ट को क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट, और इसको इसको हम लोग कहते हैं ओवरहेड्स। तो सर जी कॉस्टिंग का मतलब क्या है, बच्चे कॉस्टिंग का मतलब होता है जो फ्यूचर में आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जो फ्यूचर में एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके इखराजात को, उसके एक्सपेंसेस को, कॉस्ट को एडवांस में क्या करना है, एस्टिमेट करना है, लगभग इतना खर्चा आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब सर एक चीज हम जानते हैं कि जो आपके पास पर यूनिट की कॉस्ट है, हियर है ना 1 यूनिट, दिस इज माय 1 यूनिट प्रोडक्ट। सर इस 1 यूनिट पे हमारे पास, इस 1 यूनिट पे हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आता है, डायरेक्ट लेबर का खर्चा आता है, और इसमें क्या चीज आ जाती है बेटा, ओवरहेड्स।
तो ये मिलाकर आपके पास क्या चीज आ जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी अगर है तो लगा देंगे इसमें। तो ये जो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, इट इज कॉल्ड व्हाट, कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, व्हाई डू वी एस्टिमेट द कॉस्ट पर यूनिट, व्हाई, मतलब मैं क्यों एस्टिमेट करूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल बेटा इसका टोटल आता है आपके पास 50। सर मैंने ये क्यों एस्टिमेट किया, जब तक मुझे पता लगेगा कि इस प्रोडक्ट की कीमत 50 आ रही है, मुझे लग रही है, तो फिर मैं क्या काम करूंगा, उसके ऊपर मैं मार्कअप लगाऊंगा और प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दूंगा ये 60 रुपीज की है, जो भी आपने प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन ऐड करना है। तो सर कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में होने वाले इखराजात यानी कि कॉस्ट को एडवांस में क्या करना, एस्टिमेट करना। बेटा इसका मतलब ओवरहेड्स, ठीक है, ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स ऐड किया, दिस इज द कॉस्ट पर यूनिट, वेरी बेसिक, ठीक है। अब F2 नहीं, MA1, MA2, F2 और F5 में एक टॉपिक है, दैट इज हाइलो मेथड। कौन सा मेथड, आप लोगों ने कभी MA1, MA2, F2, F5 में भी पढ़ने जा रहा हाइलो मेथड। तो अभी मैं आपको इस वक्त जो स्टार्ट कराऊंगा वो क्या कराऊंगा, हाइलो मेथड। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वेट करना है, एक्सक्यूज मी, उससे पहले थोड़ा सा वेट करना है आपको। मटेरियल और लेबर कॉस्टिंग में, किसमें, मटेरियल और एक चीज है, एंड दैट इज द वेस्टेज। क्या चीज है, लेबर के वेस्टेज को आइडल टाइम बोलेंगे, मटेरियल के वेस्टेज को वेस्टेज रेट, सिंपल। एक हेडिंग लिखिएगा अपने पास, मटेरियल वेस्ट, मटेरियल वेस्ट। अगर मैं आपके सामने अज्यूम करूं कि एक यूनिट को बनाने के लिए, बेटा एक यूनिट को बनाने के लिए 18, एक यूनिट को बनाने के लिए लेट से 11 केजीज की जरूरत है, लफ्ज लिखा नीड, बहुत सिंपल बच्चों वाले अंदाज में, ठीक है। आई एम कंसिडरिंग कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने किलोग्राम की जरूरत है, 11 किलोग्राम की मुझे जरूरत है, ठीक है। मेरा एक प्रोडक्शन मैनेजर है, ही इज सेइंग कि सर जब जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना तो 2 किलोग्राम जाया हो जाता है, 2 किलोग्राम। मैंने कहा अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ खरीदने के लिए बाजार में, कितना खरीद के लाऊं, 13, वाई, 11 की तो आपको जरूरत है ना। बेटा एक बात जरा ध्यान में रखना, जो भी नीड होती है ना, नीड, जो भी नीड होती है वो होती है हमेशा आफ्टर व्हाट, भाई मुझे 11 किलोग्राम चाहिए, खत्म। यानी कि ये जो प्रोडक्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट पे 11 केजी लगेगा, कितना केजी। अब अगर मैंने 11 ही खरीदा और ये प्रोडक्शन मैनेजर के मुताबिक 2 किलोग्राम वेस्ट हो जाएगा, तो बेटा 11 खरीदने के बाद तो 9 किलोग्राम लगेगा ना इसमें, तो कितना खरीदना है, 13। तो व्हाट शैल आई डू, इसका मतलब आपने 2 किलोग्राम जो आपके पास क्या है वो ऐड किया, आपने कितना खरीदना है, 13 किलोग्राम आपने क्या करना है बेटा, जाके परचेज करना है। यहां तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, हर हैंडआउट पे नंबर्स होंगे, दिस इज नाउ हैंडआउट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। और प्लीज इसको सवाल अज्यूम नहीं करना, ये सवाल नहीं है, ये एग्जाम्पल है। छोटी 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 एग्जाम्पल्स, इसके बाद बड़ा सवाल, इससे पता क्या होगा, उस बड़े सवाल में छोटी छोटी चीज उसका एक हिस्सा होती है, ठीक है। एक हैंडआउट दे देना, एक हैंडआउट दे देना, वापस नहीं ना, लास्ट में हैंडआउट पीछे पास करते जाओ, ये नहीं पीछे पास कर दो उसे हैंडआउट। अच्छा बेटा देखिए, जो आपके पास मैं एक चीज जो आपसे कह रहा हूं वो ये है बेटा कि छोटी छोटी एग्जांपल्स के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता बड़े सवाल पर आएंगे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी एग्जांपल्स है ना, ये फ्यूचर में जाके आपके पास एक बड़े सवाल का हिस्सा होंगी, इट विल बी द पार्ट। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, यहां तक बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 पर आए, यूज योर कैलकुलेटर। बेटा अपना कैलकुलेटर जरा इस्तेमाल करें और मुझे इसका सिर्फ आंसर करें, सिर्फ इसका आंसर कीजिए। जी बेटा कुछ आंसर है इसका,
74.25, बेहतरीन। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं इसमें 74.25 कैसे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है बेटा, इसमें जो आपके पास जो भी आंसर नजर आ रहा है, मैं एक काम कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने, कॉपी मत करना प्लीज, जो आप लोगों ने किया उसको फिलहाल लिखा रहने दें। उसमें लिखा हुआ है 1 यूनिट को बनाने के लिए 13.5 kg सही है, और वेस्ट कितना नजर आ रहा है? 10%। तो बेटा अब जरा इधर आ जाते हैं। आप लोगों ने किया था 13.5, फिर आपने इसका क्या निकाला था बेटा? 10%। बताओ तो कितना था? 1.35। तो इसका मतलब 13.5 प्लस 1.35 टोटल करो 14.4, ये यार है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई बाय कितने का रेट है? आंसर 74.25। सबसे गलत आंसर, गलत आंसर। सर हम तो समझ रहे थे कि यार ये वो हमारा आंसर सही, पहला ही आंसर गलत पेज। बेटा दिस आंसर इज रॉन्ग, और मुझे पता था गलत आंसर आएगा, इसीलिए तो ये बच्चों वाली एग्जांपल शुरू में करा रहा हूं। छोड़ो एक्सक्यूज मी इधर। और इस तरह की कैलकुलेशन पता है किधर होती है? MA2 F2 वगैरह पे, ठीक है। मुझे, मैंने कहा था ना, मुझे पता है आपको भूल गया, ठीक है। अब सुने, इस कैलकुलेशन में व्हाट हैव यू अज्यूम्ड, आपने अज्यूम किया है कि ये 13.5 13.5 इज 100%। ये गलत अज्यूम किया है। अब मैं आपको एक, हाँ, छोटी सी मिसाल दूं, ये हो गया एक्सक्यूज मी, यानी कि 74 आंसर इज रॉन्ग। अब बेटा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, बच्चों वाले तरीके से मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। देखो, एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट्स, फिर क्या होता है बेटा आपके पास? लॉस, और फिर क्या होता है? आउटपुट। सुनो इधर, एक्सक्यूज मी, बहुत बेसिक वर्ड्स, क्योंकि ये शुरू किया आज ही की क्लास में, बेसिक्स आपकी जरा सही रिपीट हो जाएंगी ना, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। इनपुट का मतलब पता है क्या? परचेज। इनपुट मींस जो मैं खरीद के लाऊंगा, यानी कि बेटा इनपुट का मतलब क्या है? परचेज। मैंने परचेज किया, कुछ पता नहीं, लॉस हुआ, फिर क्या आया? आउटपुट। एंड दैट आउटपुट इज माय नीड। वो जो आउटपुट होता है वो किसको बोलते हैं? नीड को बोलते हैं। अब अगर आप एक छोटी सी मिसाल लो, परसेंटेज और किलोग्राम्स, एक चीज बस जहन में रखिएगा, दिस इज हमेशा 100%। ये आपके पास क्या है? 100% इज द परचेजेस। 100% इज द, आप कितना परचेज करोगे पता नहीं, जितना भी केजी, उसको इसकी बात नहीं कर रहा, एक्सक्यूज मी, कितना परचेज करना है? 100%। उसमें से कितना लॉस है बेटा? ये देखो, इट नीड्स 13.5, और नीड का मतलब होता है आफ्टर द लॉस। नीड का मतलब क्या है? यानी कि लॉस के बाद आपको जरूरत है कितनी? इसका मतलब ये जो 13.5 है बेटा, ये अपने आप में कितना परसेंट है? 10% वेस्ट है, और ये आपके पास कॉस्ट है। आप जरा ये देखिएगा, एक्सक्यूज मी बेटा, ये 10% तुम्हारे पास वेस्ट हुआ, और 90% आपके पास नीड हुई, हाँ या ना? अब आप बच्चे मुझे ये बताएं, सवाल में लिखा है ना इट नीड्स, कितना नीड है? ये 13.5। मैथमेटिक्स का असूल बच्चों वाला, जहां होते हैं वहां डिवाइड, दोबारा जहां होते हैं, जहां जाना है वहां मल्टीप्लाई। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि 13.5 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, जो भी इसका आंसर आ रहा है, वैसे 15 किलोग्राम आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है वो क्या है? वो है टोटल परचेजेस। क्या ये? टोटल परचेजेस 15 kg मल्टीप्लाई बाय कितने का? 1 किलोग्राम, 5, एंड इट विल बी 75। तो इसका मतलब, अब जिन बच्चों ने, कोई बात नहीं, वो गलत किया है, गलत कर, अच्छा गलत करें, इधर इधर ही करें, इसी क्लासरूम में गलत करें, वहां गलत नहीं करना। तो जितना आपके पास चीज गिवन होती है, यार मुझे इतनी जरूरत है, वो हमेशा क्या होता है? आफ्टर द लॉस। तो तुम्हारे पास लॉस कितना परसेंट है? 10%। यानी कि ये खुद कितना परसेंट हुआ? अभी टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं, इस तरह MA2 के बच्चों को सिखाते हैं। तो भाई यहाँ पर ये क्या है बेटा? ये क्या है आपके पास? टोटल, टोटल क्या आ जाएगी? परचेजेस 15 किलोग्राम, वो वॉट एवर, मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू कितना? 75 पर यूनिट। इसका मतलब भाईजान, इस प्रोडक्ट को जो मैं बनाने जा रहा हूं, उसमें मटेरियल का खर्चा कितना आएगा? ऐसा मुझे लगता है, मतलब दिस इज नॉट द एक्चुअल, दिस इज व्हाट
आई एम एस्टिमेटिंग, ठीक है। फिर 19-20 का फर्क आ जाता है और फिर उसको हम वेरिएंस कहते हैं बाद में जाके। जल्दी से कॉपी करो जल्दी। हाँ जी, किस चीज की? अच्छा, अब पता है क्या चीज है, ये एस्टिमेटेड है। जब आप एस्टिमेट कर रहे होते हो ना, तो एस्टिमेट में आप नॉर्मल लॉस ही एस्टिमेट करते हो। एबनॉर्मल लॉस वो बाद में इनकॉर्पोरेट होगा, उसको फिर मैं एज वेस्ट चार्ज कर दूंगा। ये तो पर यूनिट की कॉस्ट में शामिल है। मुझे पता लगा यार वेस्ट हुआ, एक्सपेंस में डाल दिया। अच्छा, दिस इज माय डायरेक्ट मटेरियल की वेस्टेज, सही है। अच्छा, ऊपर वाले सवाल में, सॉरी ऊपर वाली सवाल नहीं, ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने तो आपको सब बताया था ना कि 2 किलोग्राम का वेस्ट है, वो तो तुमने सीधा सीधा ऐड कर दिया। यस और नो? यहाँ पर परसेंटेज है। अच्छा, ये कोई सवाल नहीं है, इट विल बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आएंगे ना तो। हाँ, तो पता है क्या मैक्सिमम क्या चीज होती है, मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने ज्यादा पास पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे ना किसकी, वो ज्यादा अच्छी बात। ये तो एग्जांपल्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता पास पेपर्स हैं आपके हैंडआउट्स वगैरह में। इज इट डन? अच्छा जी, अब आ जाए बेटा, नेक्स्ट आपके पास है लेबर का आइडल टाइम। अच्छा बेटा, एक चीज होती है आपके पास टोटल आवर्स। टोटल आवर्स हमेशा आपके पास होंगे कितना, जिसको आप पेमेंट करोगे पे टू वर्कर। आपने वर्कर्स को बेटा पेमेंट कितने आवर्स की करनी है, 100% की। इसके अंदर आपके पास कुछ परसेंटेज होती है आइडल की, और कुछ परसेंटेज होती है बेटा किसकी, एक्टिव, या आप इसको एक्चुअल बोल दो या फिर क्या बोल दो, प्रोडक्टिव टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द सेम पैटर्न। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द सेम पैटर्न, मैं रीड कर रहा हूं फिर साथ साथ कॉपी कर लेना। देखो इसमें देखो क्या लिखा बेटा, टू मेक 1 यूनिट इट रिक्वायर्स 19 आवर्स। यार आपको जरूरत है लेबर के 19 घंटे काम करने की जरूरत है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्टिव टाइम है, नीड है। कितना टाइम है, एक्टिव टाइम। अब आप ये चेक करो खवातीन हज़रात, यहाँ पर जरा ये चेक कीजिएगा, तुम्हारा इसमें आइडियल टाइम कितना है, 5%। तो इसका मतलब ये कितना परसेंट होगा, 95%। और लेबर का रेट कितना है, $3। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ 19 आवर्स जो है वो 95% है। और क्या है बेटा आपके पास, एक्टिव टाइम है। तो 19 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 घंटे हो जाएंगे इसके, ठीक है। चेक करें इसको जल्दी से, 19 डिवाइड बाय 95 20 आवर्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, तो 60 पर यूनिट जो है, ये क्या आपके पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, ठीक। इट्स वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल, अभी तक हमने कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया है, इट्स जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, दिस इज अ रिफ्रेशर। अच्छा, अगर आपको मार्केट में किट 2023-24 ना लिखा हो, उसमें 22-23 लिखा हो, क्या लिखा हो, एक्सेप्टेबल है। 23-24 ना भी लिखा हो तो इट्स ओके, ठीक है। सिलेबस में नहीं, उसमें पता क्या चीजें होती हैं, आप 2 टाइम की किट्स उठा लो, वो पता क्या होता है, पिछली किट में से पुराने सवाल निकाल के 2 सवाल नए ऐड कर देना, और वो 2 नए सवाल ऐड जो करते हैं वो तो मैं खुद क्लास में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करा देता हूँ, तो मसला नहीं है। अच्छा बेटा, दिस इज माय डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। अच्छा, सिस्टम क्या, मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, ओवरहेड की कॉस्ट है, एस्टिमेट करना टोटल कॉस्ट, राइट। अब आगे हम बढ़ते हैं खवातीनो हजरात, और आपके पास एक टॉपिक है, और वो टॉपिक आप लोगों ने 3 बार पढ़ा हुआ है, MA1 MA2 में और F2 में, एंड दैट इज हाई लो मेथड। प्लीज हेडिंग लिखिएगा, हाई लो मेथड। हाई लो मेथड क्या चीज है, देखें,
सर क्या ये F5 लेवल पर आ सकता है? मुझे एक बच्चे ने, शायद किसने बताया था, पेपर में एमसीक्यू आई थी, किसकी? हाइलोमेथड एमसीक्यू में आ गई थी, कोई मसला नहीं, आ भी सकती है, लेकिन वो एमसीक्यू उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की F2 में है, थोड़ी सी एडवांस। जैसे इसी हैंडआउट में क्वेश्चन नंबर 5 इसी हैंडआउट में वो आपकी कैप्लान की एग्जाम किट की एमसीक्यू है। किसकी है? कैप्लान की एग्जाम किट से मैंने कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पर, ठीक है। इस तरह का F5 में ये सवाल आता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से जो है ना वो याद दिला रहा हूँ क्या चीज है। सबसे पहला पॉइंट जरा यहाँ देखिएगा, एक्सक्यूज मी बेटा, हाइलो मेथड में सबसे पहला पॉइंट इधर, एक्सक्यूज मी, हाइलो मेथड में आप क्या करते हो? एक्सक्यूज मी, आप सबसे पहला पॉइंट सेपरेट करते हो। क्या करते हो? वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को। याद है ना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जैसे बिजली का बिल, एक तो फिक्स लाइन रेंट है और फिर उसके बाद आपको जो भी यूनिट के हिसाब से चार्ज होता है। सेलमैन की सैलरी है, क्या आपकी एक फिक्स सैलरी है प्लस कमीशन। सर एक खर्चा वेरिएबल है और एक फिक्स है। अगर मैं आपके सामने ये लिखूं 1.5 लाख रुपए, मुझे नहीं पता अनटिल एंड अनलेस पता हो या ना पता हो कितना पोर्शन वेरिएबल है कितना पोर्शन फिक्स है, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस मेंशन नहीं है। सर हाइलो मेथड क्या करता है? सेपरेट करता है, क्या? फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। और फिर उसके बाद एंड देन हम एस्टीमेट करते हैं टोटल कॉस्ट फॉर फ्यूचर। अब सवाल ये उठता है, यार ये जो आप सेपरेट कर रहे हो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को, ये कहां से सेपरेट कर रहे हो? सर ये हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम पास्ट डाटा। फ्रॉम कौन सा डाटा? और उस पास्ट डाटा में हम सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्टिविटीज उठाते हैं, एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट एक्टिविटी। बेटा हम एक हाईएस्ट एक्टिविटी उठाते हैं और क्या उठाते हैं आपके पास? लोएस्ट एक्टिविटी। तो बेसिकली क्या चीज है कि आप हाइलो मेथड में आपके पास पिछले 3-4 सालों का या 2-3 सालों का डाटा होगा या 2-3 महीनों का डाटा होगा। यू हैव टू चूज ओनली 2 एक्टिविटीज, एक दी हाईएस्ट और दूसरी कौन सी? दी वेरी लोएस्ट, ठीक है। बाकी आप दरम्यान की एक्टिविटीज को इग्नोर करते हो और वो इस मेथड की लिमिटेशन है, दैट इज इट रूल्स। सेकंड, आपने हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी उठानी पास डाटा से, उसमें से आपने क्या करना है? फिक्स और वेरिएबल को सेपरेट करना है और फिर आपको वो एस्टिमेट एंड देन एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट फॉर द फ्यूचर। सर होता क्या है, इधर यार हाइलो मेथड के बच्चों वाले 4 स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप नहीं लिखना, नंबर 1 आइडेंटिफाई हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी। आइडेंटिफाई व्हाट? सेकंड स्टेप कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स, क्या निकालते हैं? थर्ड स्टेप फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तो नंबर 1 तो आपने शनाख्त कर ली हाईएस्ट की और किसकी? लोएस्ट की। सेकंड स्टेप में व्हाट यू आर सपोज टू कैलकुलेट? पर यूनिट। कैसे निकालते हैं? देखो कॉस्ट पर यूनिट है, ये क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। बेटा आपके पास ये कॉस्ट पर यूनिट है, क्या बोला मैंने? कॉस्ट पर यूनिट, यानी कॉस्ट ऊपर यूनिट्स नीचे। तो इसका मतलब यहां पर अब आपने क्या काम करना है? ऊपर आपने रखना है टोटल कॉस्ट जी ऑफ हाईएस्ट एक्टिविटी, टोटल कॉस्ट ऑफ हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ लोएस्ट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय, जी बेटा, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। प्लीज मेरे साथ साथ इसको कॉपी करें, आई नो आप बच्चों को आता है, फिर भी कॉपी करें। मेंटेन योर रजिस्टर। टोटल कॉस्ट इन दोनों का डिफरेंस और फिर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी एंड लोएस्ट एक्टिविटी का माइनस।
जी, इज इट डन? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप बच्चे आ जाएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ सवाल को रीड कर लें। देखो, कुछ सवाल होंगे, मैं आपको बोलूंगा ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। इसको रीड कर लें, साथ ही सॉल्व करेंगे। प्लीज रीड। अच्छा जी, अब देखिए इसमें बेटा क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी लेवल। ये तो आपने क्रॉस ही कर देनी है। ये आपके पास हाईएस्ट है, और ये क्या है आपके पास, लोएस्ट। अच्छा, बाकी नीचे की लाइन को थोड़ी देर के लिए ना इग्नोर करें, थोड़ी देर के लिए जरा वेट कर जाए। सिंपल सी बात ये कि यार आपने दो चीजें आइडेंटिफाई कर ली, एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फटाफट निकालें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अभी तो मैं, देखो पता है क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप एक बच्चे को नहीं, सारे को ऑन एवरेज देते हैं, तो मैं एक एक चीज लिखता हूँ। ठीक है, मैं एक एक चीज लिखता हूँ। व्हेन यू आर इन एन एग्जाम, तो आप एक एक चीज थोड़ी लिखोगे यार, कैलकुलेटर चलाकर सॉल्व करना है, विद इन अ मिनट सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो मैं पूरी क्लास को लेकर चल रहा हूँ, इसलिए एक एक चीज बच्चों वाले तरीके से मुझे बोलनी होती है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, इट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और बेटा इसकी जो आपके पास हाईएस्ट और लोएस्ट कॉस्ट है, वो ये रही 2,16,000 वाली और 1,95 वाली, डिवाइडेड बाय 22,000 और 19,000 यूनिट्स वाले। तो बेटा यहां पर आई एम गोइंग टू राइट हियर, और ये है आपके पास 216,300 माइनस 195,230 डिवाइडेड बाय 22,900 माइनस 19,890। बेटा जरा बताना कितना सर आ रहा है, 7। अच्छा, ये 7 क्या है पर यूनिट की, क्या कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, फिर उसके बाद बचे आपकी चॉइस है, चाहे हाईएस्ट एक्टिविटी सेलेक्ट करो, चाहे लोएस्ट, योर चॉइस। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन हाईएस्ट या लोएस्ट कोई भी एक्टिविटी सेलेक्ट करो, लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब मैं बेटा इधर, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, सेलेक्टिंग लोएस्ट, एक्सक्यूज मी, मेरी मर्जी, मैं लोएस्ट सेलेक्ट कर रहा हूं, हाईएस्ट सेलेक्ट करो, लोएस्ट आपकी चॉइस। बेटा सेलेक्टिंग लोएस्ट एक्टिविटी होता क्या है, इफ यू पीपल रिमेंबर, बेटा जो आपके पास टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट में एक तो होती है फिक्स कॉस्ट, क्या होती है, महीने की फिक्स सैलरी, उसके ऊपर कमीशन, यानी ये पहले कौन सी कॉस्ट आती है, फिक्स, उसके ऊपर वेरिएबल। तो इफ यू गाइस रिमेंबर कि इस तरीके का ग्राफ बनता था, पहले फिक्स कॉस्ट आती है और इसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो ये जो ग्राफ आपके पास बनता था, ये ग्राफ किसका बनता है, ये मिक्स कॉस्ट का। क्यों, दोबारा से ये देखो, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट। सर दोबारा से ये देखो, ये कौन सी कॉस्ट है बेटा, फिक्स, इसके ऊपर कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो इसका मतलब आपके पास टोटल कॉस्ट में एक तो कॉस्ट कौन सी आएगी बेटा, फिर, और वेरिएबल कॉस्ट तो नंबर ऑफ यूनिट्स के लिहाज से होती है, तो इसीलिए वो हो जाएगी आपके पास वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो बेटा अब सीधी सी बात ये है, मैंने कौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट की है बेटा, लोएस्ट, ये रही। लोएस्ट एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा, सवाल में गिवन है 195,230 इज इक्वल टू, फिक्स कॉस्ट नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट निकाल चुका हूं 7, लोएस्ट के बेटा यूनिट्स कितने, 19890। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाके माइनस करके बताओ आंसर। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 50। अच्छा, इसको मैं फिक्स कॉस्ट नहीं कह रहा, इसको मैं कह रहा हूं कॉमन फिक्स कॉस्ट। उसकी रीजन क्या है, ये 56,000 कौन सी एक्टिविटी में है, हाईएस्ट में भी है, और बाकी को तो हमने वैसे इग्नोर किया हुआ है, जो दरमियानी फिगर्स उसको तो वी हैव इग्नोर्ड वैसे ही। तो सर अब आपके पास जो 56,000 एक्सक्यूज मी,
ये 56,000 इज अ फिक्स कॉस्ट। नहीं नहीं नहीं, कौन सी कॉस्ट है? कॉमन फिक्स कॉस्ट, दोनों में कॉमन है। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है बात करते हैं बच्चे। सवाल में लिखा हुआ है जब आपकी एक्टिविटी 23,800 यूनिट्स को क्रॉस कर रही है। किसको क्रॉस कर रही है बेटा? 23,800 यूनिट्स को क्या कर रही है? एक्सीड। सो देयर इज अ, ये याद है कुछ स्टेप फिक्स कॉस्ट ऐसे ग्राफ बनता था इसका, लाइक दैट वे इधर है स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? कब? जब आपकी एक्टिविटी 23,800 को क्रॉस करेगी। 23,800 पर भी नहीं, उसको क्रॉस करनी चाहिए। और आपसे बोला है कैलकुलेट करो टोटल कॉस्ट फॉर 29,900 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, अब मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट। जी बेटा, हमें क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट फॉर 29,900 यूनिट्स। बेटा इसमें एक आएगी फिक्स कॉस्ट, हाँ या ना, जो कि कॉमन होगी। लेकिन इसमें एक और चीज आएगी, और फिर क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट इसलिए आएगी क्योंकि 29,000 यूनिट्स है ना। तो बेटा कॉमन फिक्स कॉस्ट कितनी है? स्टेप वेरिएबल कॉस्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 29,000, आंसर 271, ठीक है 273,100, ऑप्शन बी। तो ये मेरी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1 2 3 चौथे महीने की। ये 3 महीनों का डाटा दिया हुआ था, चौथे महीने की मेरी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है। मेरा एक छोटा सा सवाल आप बच्चों से आंसर कीजिएगा, इज इट रियल कॉस्ट? देन इट्स एन एस्टिमेटेड कॉस्ट। अच्छा, हम एस्टिमेशंस करते क्यों हैं? व्हाई? सीधी बात, नहीं नहीं एक बात सीधी बात, किसी भी किस्म की एस्टिमेशन क्यों करते हैं? फैसला करने के लिए। क्या करने के लिए? और हमारा काम ही वही है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग ही तो कर रहे हैं ताकि उसको देखते हुए फैसला करें। मैंने बोला यार फ्यूचर में मुझे इतना खर्चा लग रहा है, कितना खर्चा हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली प्लान करो ना कि खर्चे से ज्यादा बढ़े नहीं, कम हो। कुछ कंट्रोलिंग, यार नहीं ये बहुत ज्यादा खर्चा है, बिजली पे कंट्रोल रखो, रूम से बाहर जा रहे हैं एसी बंद करो। मतलब यू विल बी एबल टू टेक द डिसीजंस कि अब मुझे करना क्या है। ठीक है, कॉपी कर रहे हैं जिसको जो भी करना, मैं वेट कर रहा हूँ। ऑप्शन बी है ना? जी, इज इट डन? ऑप्शन बी। अच्छा, अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 4 पे जरा आ जाए सारे स्टूडेंट्स। और इसमें जरा बेटा अभी हम बात करते हैं पहले। देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट? कॉमन फिक्स कॉस्ट। अच्छा, दो ही एक्टिविटीज है, हाईएस्ट और लोएस्ट। इसमें बताना क्या है? 10,600 और 18,000 की एक्टिविटीज हैं बेटा। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा 10,600 के यूनिट्स हैं, और 18,000 यूनिट्स। बेटा इसकी अमाउंट कितनी आ रही है आपके पास? 155,400, और ये कितना है? 230,500। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के लिखा है किसी रीजन से। अब देखो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है,
जब आपकी एक्टिविटी एक्सीड करती है कितना, तो स्टेप फिक्स कॉस्ट है 8,500 की स्टेप फिक्स कॉस्ट है। कब? जब आपकी एक्टिविटी एक्सीड, नॉट मीट, एक्सीड कितना, 70,000। इसका मतलब सवाल ये कह रहा है, इधर देखिएगा, इसका मतलब पता है क्या है बेटा, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास 17,000 से ज्यादा ही है ना, दिस इज 17,000 से ज्यादा। जब सवाल कह रहा है कि 17,000 को क्रॉस करेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेप फिक्स कॉस्ट है कितनी, 8,500, ये पहले से इंक्लूडेड है। कहाँ पे? अच्छा, एक पता है क्या है, इसी से F5 का सवाल था। जब भी आप चीजों को डिवाइड करते हो ना, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो उन दोनों फिगर्स की क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात सेम होनी चाहिए। देयर वाज अ ओल्ड क्वेश्चन इन F5, उसमें जो है ना, उसने मंथली डाटा दिया था। क्या दिया था? मंथली ओवरहेड्स, OAR निकालना था, याद है, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर्स। तो वो मंथली डाटा था, मंथली ओवरहेड्स, वो भी कैलकुलेट करने थे। और सवाल में दिया हुआ है 2,40,000 ईयरली लेबर आवर्स। एक सेकेंड, ओवरहेड्स कौन से दे रहे हैं? महीने के। और लेबर आवर्स क्या डिवाइड कर सकते हैं? क्या करना होगा? या उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, या आवर्स को 12 से डिवाइड करो। कहने का मकसद पता है क्या है, कि जब आप डिवीजन करते हो ना, चीजों में तकसीम करते हैं, तो मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? अब इसमें, इस वाली अमाउंट में दो चीजें हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं बेटा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, वेरिएबल कॉस्ट और, नहीं 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 सर, इसमें तीसरी कॉस्ट भी है, स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते ना, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो गई है। तो बेटा यहाँ पर स्टेप फिक्स कॉस्ट कितनी है? 8,500। तो सीधी सी बात यह है, जब आप चीजों, हाँ, अब क्या करना चाहिए? माइनस कर दो, उसको हटाओ। 2,30,500 में से अगर मैं 8,500 माइनस करूं, बताओ कितना आता है? 00000। अभी जो 00000 है, इसमें क्या होगा? फिक्स और कैरेक्टरिस्टिक सेम हो गई। कंटिन्यू विद योर नॉर्मल हाइनो मेथड, सिंपल। जल्दी से साथ साथ कॉपी करो बेटा। 2,30,500, ठीक है। आपने इसको सबसे पहले माइनस कर दिया, कटा दिया। बेटा अब आपने क्या काम करना है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। जरा एक्सक्यूज मी, मुझे इसका आंसर बताएंगे प्लीज? 9। बेटा ये जो आपके पास आया 9 पर यूनिट, व्हाट इज दिस? ये क्या है? बस अब आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी है। 1 मिनट, हाईएस्ट या लोवेस्ट? इधर अगर हाईएस्ट सेलेक्ट करोगे ना एक्टिविटी, तो बेटा खर्चा 222 वाला ही करना है ना, क्योंकि वो तो आपने हटा ही दिया ना, उसका से ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन स्टिल आई एम सेलेक्टिंग द लोवेस्ट। TC यानी कि टोटल कॉस्ट, FC और वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। ठीक है बेटा, एंड हियर इट इज 1,55,400। फिक्स कॉस्ट नहीं पता, 9 मल्टीप्लाई बाय 10,600, बिकॉज वी हैव सेलेक्टेड द लोवेस्ट वन। ठीक है बेटा, तो बताइएगा आंसर प्लीज। ऑप्शन डी।
जी बेटा, इज डन? कॉपी कर लिए? चलो थोड़ा सा ब्रेक शेक ले लेते हैं उसके। अच्छा, अब ये जो है ना आपके पास दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? ये जो क्वेश्चन है ना, एक्सक्यूज मी, इस तरह का जो क्वेश्चन है दैट इज योर F5 लेवल। इसमें थोड़ी इक्वेशन वगैरह बन सकती है, ठीक है? तो उसको हम लोग आके ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं उसके बाद आगे करते हैं। 15-20 मिनट में आ जाए बस। एक्सक्यूज मी यार, 11:10, 11, 11:15 से पहले वापस आ जाए, रिज्यूम करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाए एक्सक्यूज मी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इधर आ जाए एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 5, और इसको एक बार जरा रीड कर लो। सॉल्व नहीं, मैं ही आपको उसमें कराऊंगा। देखिए, इसमें आपको दो चीजें कैलकुलेट करने को बोली हैं, और वो क्या है आपके पास? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल। कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट बोली है? कॉमन फिक्स लिखा हुआ भी है, सिर्फ सवाल को रीड करना है, सॉल्व नहीं करना है। अभी करवा देंगे, अभी करवा देना सब। अच्छा जी, बेटा देखिए, इसमें आपके पास क्या पॉइंट लिखा हुआ है? एक काम करो, इसको इसी क्वेश्चन पेपर पे कुछ चीज लिखना जरूर। इस 23,600 में, इस 23,000, ये कौन सी कॉस्ट है पहले तो आप मुझे ये बताओ? टोटल कॉस्ट है, ठीक है? इस 800 यूनिट्स में 16,400, इसमें इतने 23,000। द फिक्स कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस स्टेप अप बाय कितना परसेंट? एट 900 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि जब यूनिट्स 900 पर होते हैं या उसको क्रॉस कर जाते हैं, जो भी है, 40% फिक्स कॉस्ट है। पिछले सवाल में आपको साफ साफ बताया था कि स्टेप फिक्स कॉस्ट 8,500 थी, तो आपने सीधा सीधा क्या कर दिया था? यहां पर बताया हुआ नहीं है ना मसला, ये यहां पर क्या है? फिक्स कॉस्ट है, स्टेप अप कॉस्ट है, कितना परसेंट है? 40%। अब इसी सवाल में हैंडआउट पे लिखकर कट कीजिएगा। पता है ये 23,600 का 40% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 23,600 टोटल कॉस्ट है। इसके अंदर एक वेरिएबल कॉस्ट है, उसको हटाएं। उसके अंदर एक फिक्स कॉस्ट है कॉमन, उस वाली फिक्स कॉस्ट का 40% है। आई बात समझ में? आई रिपीट, इसको लिखकर कट कीजिएगा हैंडआउट में। 23,600 जो है बेटा, ये कौन सी कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट। इसमें वेरिएबल भी है, फिक्स भी है। मुझे स्टैक फिक्स कॉस्ट है वो पता है किसका 40% होगा? वो जो फिक्स कॉस्ट है ना, जो मुझे नहीं पता, जो मुझे नहीं पता, उसका 40%। ठीक, अब इज इट डन? ओके। अब देखो एक्सक्यूज मी, इस सवाल को मैं आपको पहले हल्का सा स्टार्ट करवाऊंगा, और उसके बाद आपको बोलूंगा यहां से आपने कंटिन्यू करना है, एंड यू हैव टू ट्राई इट। कैसे? देखिए, सबसे पहला पॉइंट, आप मुझे ये बात बताइएगा बेटा, आप मुझे ये बात बताइएगा, यहाँ पे अमाउंट कितनी थी? नहीं, अमाउंट अमाउंट 16,400, 23
600। इसके मैं यूनिट्स भी लिख के देता हूँ। ये बेटा आपके पास 800 यूनिट्स और 1200 यूनिट्स। इस 16,400 में वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है। इसमें वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, और इसका 40% स्टेप फिक्स कॉस्ट है। ये बात समझ रहे? ये बात समझ में आ गई? ये जो 40% है, ये किसका 40% है? अब मैं जो पूछूं जवाब देना। वेरिएबल कॉस्ट क्या है इस सवाल में? नहीं पता। फिक्स कॉस्ट कितनी है? वो भी नहीं पता। अब पता है क्या सिलसिला है? आगे जाके एक टॉपिक आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसके अंदर जो है ना मैथ्स यूज होगी, इक्वेशंस क्या यूज होगी, क्योंकि हमारा काम है हिसाब किताब लगाना। क्या लगाना? हिसाब किताब लगाने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, जब अब फॉर एग्जांपल एक चीज है एक्स, एक है क्या वाई। ना मुझे एक्स पता है ना वाई पता है, तो ना आपको एक्स पता है ना वाई पता है, वहां पर उस सिचुएशन में हम लोग करते क्या है, वी यूज द मैथमेटिकल टेक्निक, इक्वेशंस के जरिए से काम करते हैं। ठीक है, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, फिक्स कॉस्ट नहीं पता, तो सब कुछ भी नहीं पता, सिर्फ टोटल कॉस्ट ही पता। अब जो पूछो उसका जरा जवाब दीजिएगा मुझे। क्या मैं यहाँ पे इसको 140% की फिक्स कॉस्ट बोल दूं? ये 100% है और इसका 40% है। मैथ्स का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना। यहां तक सही है? 140% की फिक्स कॉस्ट है। इसका मतलब सर यहां पर ये बन जाएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और मुझे आंसर कीजिएगा सारे बच्चे, यहां पर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा ही है, इनटू यूनिट्स। यहां पर भी यही होगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 140% ऑफ, क्यों? क्योंकि यहां पर फिक्स कॉस्ट नहीं है। कितना परसेंट है? 140% है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, जो जो पता है ना वो लिख दो, जो नहीं पता उसको छोड़ दो। ठीक है बेटा, टोटल कॉस्ट कितनी मुझे लिखो? 16,400 इज इक्वल टू, फिक्स कॉस्ट नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है उसको एक्स ले लेता हूँ 800, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को वाई कर लो, कुछ भी कर लो। इधर आ जाओ, व्हाट इज दिस? 23,600 इज इक्वल टू 1.4 FC। बेटा 1.4 पता है क्यों? ये देखो 140% है, 140% का मतलब होता है 140 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका जवाब कितना आना चाहिए? सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, 140% है तो परसेंटेज को भी तो खत्म करना है, प्लस x 1200। ये बात समझ में आई है? 140 को 1.4। अब मैंने यहां पर लिखा 16,400 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस x 800, 23,600 इज इक्वल टू 1.4 FC प्लस x 1200। मेरी बात जरा ध्यान से सुने, ये दो इक्वेशंस बन गई है ना हमारे पास, ये इस तरह की कुछ चीजें। अब ना आपको फिक्स कॉस्ट पता है ना वेरिएबल कॉस्ट पता है, ठीक है, मुझे नहीं पता, सही करे गलत करे कुछ भी, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है सॉल्व करो। बेटा आगे एक काम करो, जस्ट गिव इट अ ट्राई, कुछ भी है, कुछ भी, जो भी आंसर आ रहा है 12, 13, 15, 18, 2, 8, 4, 50,000, 10,000, आपको एक्स यानी कि वेरिएबल कॉस्ट और आपको क्या कैलकुलेट करनी है? फिक्स कॉस्ट। ट्राई इट, जो भी समझ आता है टर्म करें। हाइलो मेथड पता क्या है? हाइलो मेथड का मतलब होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट एक्टिविटी लेना और उसको सॉल्व करना। अब एक सिंपल तरीका है वेरिएबल कॉस्ट निकालने का, डिवाइड करने का, यहाँ पर कर नहीं सकते, यहाँ पर मैथमेटिकल तरीका इस्तेमाल होगा। सपोज यहाँ पे तीसरी टेक्निक भी है। हाँ बोलो। आपने हाइलो मेथड में फॉर्मूला क्या लगाया था? 23,600 माइनस 16,400, नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि बेटा इसके अंदर फिक्स वेरिएबल, इसके अंदर ये स्टार्ट फिक्स भी तो है ना। कैसे हटाओगे ये 40%? कैसे, कितना माइनस किया? इसका 40% लेके अगर माइनस किया तो वैसे ही गलत है। सोचो वो पहले लिखवाया था, क्योंकि मेरी बात सुनो, क्योंकि 40% इस वाली अमाउंट का नहीं है, 40% किसका है वो पता ही नहीं।
है समझ में? तो यहाँ पर हम कर ही नहीं सकते। जी अच्छा सुने, एक्सक्यूज मी, ये आप लोगों ने सॉल्व किया है बच्चों? आप लोगों ने बहुत सारे कुछ बच्चों ने आंसर आ गया है, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। अच्छा मेरी बात सुने, देखो सिस्टम पता है क्या है यार, आपने जैसे भी सॉल्व किया कुछ भी है, कई तरीके होता है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बोलूं, यहाँ देखिएगा, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी हो जाता है, ये सुन लो। ऐसे होता है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर हो गया। तो अब सिस्टम पता है क्या है, देखिए ये हम बेसिकली तो मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ कॉस्टिंग ही रहे, लेकिन हिसाब किताब लगाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? मैथ्स की, ठीक है। एंड वी हैव सम मैथमेटिकल टेक्निक, ज्यादा से ज्यादा नहीं, दो इक्वेशन सॉल्व करने की हद तक, इससे ज्यादा नहीं हो, थोड़ी सी है बस, बाकी सारी कॉस्टिंग वगैरह की चीजें। देखिए इस वक्त आपको, जैसे ये फिक्स कॉस्ट को मैं वाई कह देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट को एक्स कह दिया, क्या आपको एक्स पता है, वाई पता है? कुछ भी नहीं पता। तो एक काम करें, जो तरीका क्या है, किसी एक को आइसोलेट कर दे। मैं फिलहाल जैसे लेट से मैंने किया, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, फिक्स कॉस्ट 16,400 माइनस एक्स 800, सही है? ये चीज मैं यहां पर करने जा रहा हूं, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 23,600
माइनस एक्स 1200, लेकिन इसके साथ 1.4 भी लगा हुआ है, हाँ या ना, लेकिन मुझे सिर्फ फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो वो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। ये बेटा दो चीजें आ गई मेरे पास, हाँ या ना। अब क्या सिलसिला होगा, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, यस और नो। फिक्स कॉस्ट इधर भी है, फिक्स कॉस्ट इधर भी है। अब क्या करना है, नीचे दोनों की इक्वेशंस रख के एंड देन यू विल बी अप्लाइंग द मैथमेटिकल ट्रिक। बेटा पहली वाली फिक्स कॉस्ट की इक्वेशन क्या है, 16,400 माइनस एक्स 800। और इस तरह का सवाल बच्चे ने बताया कि पेपर में आया हुआ भी, और ये कैप्लन की किट से उठाया हुआ सवाल। फिक्स कॉस्ट दूसरे में कितनी है बेटा, 23,000, सॉरी 23,600 माइनस एक्स 1200 डिवाइडेड बाय 1.4, यस और नो। अब बेटा ये इज इक्वल टू का है ना, ये 1.4 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16,400 माइनस एक्स 800 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इज इक्वल टू 23,600 माइनस एक्स 1200। बेटा जब ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों से मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। 22 सही है। अच्छा आप पेपर में आप इतना सजा धजा के नहीं करोगे भाई, अगर ये एमसीक्यू है फॉर एग्जांपल, तो रफली आपने फटाफट काम करना है ना, जो या स्क्रैच पैड भी वहां पर अवेलेबल होता है। तो बेटा अब ये सारी चीजें, अब जो चीजें उसको इज इक्वल टू के यहाँ वहां प्लेस करें और अपना आंसर करें। बेटा देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये है माइनस एक्स 1120, और ये वाला जो एक्स है ये वहां जाकर प्लस हो जाएगा। इसको मैंने क्या प्लस एक्स 1200 इज इक्वल टू 23,600, 23,000 क्या बेटा 600, और ये जो फिगर है 22,000 की, ये वहां जाकर माइनस हो जाएगी। सही है, सही है इसके में, ये 22,000 वहां जाकर माइनस हो गया ना, ये एक्स माइनस की फिगर इसके अपने साथ है। तो बेटा ये कितनी अमाउंट आ रही है जरा बताना, एक्स कितना, नहीं नहीं ये कितना आ रहा है, अच्छा ये 80 आया, वाया बेटा कितना 640, तो 640 को डिवाइडेड बाय 80 करा 8। ये बेटा मेरे पास नंबर 1 आंसर आ गया, और वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यस और नो। बेटा एक्स इज माय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आप इसको किसी क्वेश्चन में प्लेस कर दें, यू विल गेट द फिक्स कॉस्ट। मैं यहां पर लिख रहा हूं, प्लेस एक्स इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल सीधी सीधी सामने यहां पर है, इज इक्वल टू 16,400 माइनस एक्स 800। जी बेटा आंसर कितना आ रहा था, 10,000। और ये क्या है सवाल, स्टेप फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 140% होगा स्टेप फिक्स कॉस्ट मतलब 4,000, 4,000। अब वो अमाउंट अगर पहले गिवन होती 4,000, तो मुझे इतना लंबा झमेला करने की जरूरत ही नहीं थी, तो सीधा सीधा यहाँ से 4,000 माइनस कर देते, पर वो है नहीं ना हमारे पास, ठीक है। सो अब देखें इस तरह के सब, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, कि भाई ये चीज नहीं है तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है।
जी अब आपको ये चीज क्लियर होगी थी। वो इसका तो 40% नहीं ले सकते ना, ये वो 40% इसका है स्टाफ फिक्स कॉस्ट। नहीं नहीं, कॉमन फिक्स कॉस्ट है ये जो 10,000 है ना, दिस इज दिस वन फिक्स कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूड, इंक्लूड नहीं, यानी कि इंक्लूड करने के बाद इट वुड बिकम 14,000। ठीक है, 40% इसका है। सर इसमें तो सिर्फ मैथ सर, अकाउंटिंग के ऊपर ऊपर बस कुछ है 2-3 जगह जहां पर वो कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो उससे ज्यादा आंसर तो मैथमेटिक्स से आ जाए। जैसे एक टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो पूरी उसमें जो होने स्कूल में पढ़ते थे सॉल्विंग टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड, वो एक टॉपिक है उसमें। अब वो क्या है कि वो जब सॉल्व करेंगे उस तरीके से तो आंसर आएगा, उसको हम बोलेंगे इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करो, यानी कि वी आर डूइंग हिसाब किताब, उसके लिए मैथ्स की जरूरत पड़ती है। जी बेटा, इज इट डन? चलिए अब यार ये थोड़ी सी बेसिक्स थी, ये हाइलो मेथड वगैरह आपको मैंने इसमें करा दिया जितना F5 लेवल तक होता है। ठीक है, अब आ जाए एक्सक्यूज में हेडिंग लिखिएगा सारे बच्चे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक्सक्यूज मी दिस इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा जरा आपको एक रिकैप देता चलूं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का वो पता है क्या है, MA1 MA2 F2 में एक चीज थी एलोकेशन, अपोर्शन, रीअपोर्शन, वो सब कुछ इधर नहीं है। ठीक है, असल में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही नहीं है F5 में, थोड़ी सी पढ़ाई जाती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वो भी पता है क्यों, ताकि इसका कंपैरिजन किया जा सके किसके साथ। असल टॉपिक एबीसी है, असल टॉपिक क्या है जी, जैसे जो मैंने आपको एमटीक्यू भी दिखाई थी स्टैंड आउट में, पहला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 1 एब्जॉर्प्शन से बताओ, फिर किससे बताओ, एबीसी से। सो इट्स नॉट दैट एलोकेशन, अपोर्शन, रीअपोर्शन, यार ये ऑलरेडी हम एसीसीए में कितने टाइम्स पढ़ के आ चुके हैं, 3 टाइम्स, तो ये चीज रिपीट थोड़ी होगी, एलोकेशन, अपोर्शन, रीअपोर्शन, वो साइड पे। सर अब एक चीज अज्यूम कर रहे हैं एलोकेशन हो गई है, अपॉर्शनमेंट हुई भी है और रीअपोर्शनमेंट भी डन। ठीक है, जो फाइनल आंसर आता है ना उसको कहते हैं बजटेड ओवरहेड्स। क्या कहते हैं, बजटेड ओवरहेड्स। ठीक है, जो तो कॉस्ट सेंटर और ये तमाम चीजें, एलोकेशन, अपोर्शन, रीअपोर्शन, टोटल करेंगे तो टोटल का आंसर क्या आएगा, टोटल बजटेड ओवरहेड्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब होता क्या है सर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है सर, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है हिसाब लगाना, क्या लगाना, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये है कॉस्टिंग ऑफ ओवरहेड्स। बेटा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉस्टिंग है किसकी है, ओवरहेड्स की कॉस्टिंग है, मटेरियल की नहीं है। हाँ फीफो लिफो जो करते थे वो मटेरियल कॉस्टिंग होती थी, यस और नो। सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सिंपल योर आंसर इज व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, द कॉस्टिंग, हिसाब किताब किस चीज का, ओवरहेड्स का। क्या बात क्लियर है। केस नंबर 2, वाई, हम ये क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है। बेटा इसका पर्पस ये है, लेट्स से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और क्या चीज है, तो बेटा इसका पर्पस ये है कि जब पर यूनिट कॉस्ट आएगी, पर यूनिट कॉस्ट आएगी, ये एक प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए मटेरियल लेबर तो लग रहा है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है ओवरहेड्स का हिस्सा भी इसमें डालो। ओवरहेड्स क्या बोल रहे हैं भाई, इसका ओवरहेड्स का हिस्सा भी इसकी कॉस्ट में आप इंक्लूड करो, अपनी फेयर कॉस्ट निकालो, फिर मार्कअप लगाकर सेलिंग प्राइस को कोट करने वाले बनो। बोला भाई ये एक मोबाइल फोन बनाना है, ठीक है, मटेरियल शेरियल तो लगेगा, वो लेबर है, लेबर को जो पैसे देना वो भी लग रहा है, लेकिन रेंट किधर है, बिजली का बिल किधर है, बोला उसको भी आप कैलकुलेट करके यूनिट कॉस्ट में ऐड करो। तो ये जो लफ्ज है ना एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब होता है ऐड करना, क्या करना। तो पर्पस क्या है बेटा, पर्पस ये है टू ऐड, ऐड का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब करना ओवरहेड्स, कहां पे, इन पर यूनिट कॉस्ट। और तीसरी बात है बेटा, आप इसको करोगे कैसे, हाउ विल यू डू इट, द आंसर इज OAR, द आंसर इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो सर साथ साथ लिखना शुरू करेंगे बेटा आप लोग, ये जो ओवरहेड्स
एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि OAR। सर OAR हम कैलकुलेट करते हैं बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड एक्टिविटी। अच्छा अब देखें बेटा, ये बजटेड ओवरहेड्स कौन से वाले हैं? जो एलोकेट, अपोर्शन, रीअपोर्शन सब हो चुके हैं, मतलब ये हमारे पास वो है ही नहीं ना। अच्छा किताब में लिखा होगा कहीं ना कहीं, वो पता है क्यों बोला है, जो मैंने भी आपको बताया, ये आपने पढ़ लिया है। ये देखो बेटा, ये एलोकेशन, ये अपोर्शन, ये रीअपोर्शन, यहां से शुरू करो। तो आपके पास बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड एक्टिविटी। अच्छा अब हर एक चीज की कुछ स्टडीज की कुछ अजम्पशन है, कुछ चीजें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कह रही है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कह रही है कि जो एक्टिविटी है ना, वो एक्टिविटी आपका टाइम क्या है? आप टाइम या तो होगा लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। अज्यूम इधर इधर एक्सक्यूज में देखिएगा, अज्यूम लेबर के 1000 घंटे और 10,000 घंटे और मशीन के 2000 घंटे। तो इसका मतलब मेरी जो प्रोडक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रही है? दोनों पे, मशीन पे भी लेबर पे भी, लेकिन हैवीली डिपेंड किस पर कर रही है? तो किताब में एक लफ्ज लिखा होता है, योर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इज लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है, इंटेंसिव मीन जिसकी वेटेज ज्यादा है। योर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इज लेबर इंटेंसिव, दैट मीन्स आपकी प्रोडक्शन हैवीली डिपेंड किस पर कर रही है? तो ये क्या करता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो कि इसकी खराबी है, लिमिटेशन है, वो इनमें से क्या चीज सेलेक्ट करेगा बेटा? हायर वन, जो भी इसमें विच एवर इज हायर। बेसिस, बेसिस कहते हैं बुनियाद, बेस जो नीचे लिखी हुई है बजटेड एक्टिविटी बेसिस। कौन सी बेसिस लेंगे, लेबर या मशीन? जो भी हायर है। इसीलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का दूसरा नाम इसको बोलते हैं वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग। क्या बोलेंगे इसको? वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग, ये जरूर लिखिएगा। इसको बोलेंगे बेटा वॉल्यूम बेस्ड। बेस्ड का मतलब ये जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये क्या है आपके पास? वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग। सर एक रेट निकलता है, क्या निकलता है? एक रेट। मिसाल के तौर पे इधर, मिसाल के तौर पे अज्यूम कर रहे हो, इधर अज्यूम बजटेड ओवरहेड्स 1 लाख है और कोई टाइम पीरियड उठा था 1 महीना, बस हम 1 महीने की कॉस्टिंग कर रहे हैं। कॉस्टिंग तो डेली की भी हो सकती है, पूरे साल की। मैं अज्यूम कर रहा हूं इधर महीने की कॉस्टिंग है। ये रेट क्या चीज है बेटा? ये ओवरहेड्स की अमाउंट है 1 लाख रुपए महीने का, है मंथली रेट है ये लाख रुपए। मैंने इसको डिवाइड किया 4 से, जवाब आएगा 25,000, वो वीकली रेट है। मैंने 1 लाख को डिवाइड करा 30 दिन से, ये डेली का रेट है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है जो टाइम है ना, टाइम की स्टैंडर्ड मेजरमेंट आवर्स है। मुझे ऐसा लग रहा है, एस्टिमेटेड है कि मैं इस 30 दिन में, इस कितने दिन में, 30 दिन में लेबर के 10,000 घंटे होंगे। कितने होंगे? तो मैंने 1 लाख को 10,000 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 10। अब ये जो 10 रुपए, ये क्या है? 1 घंटे का रेट है। यस और नो? तो रेट का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल एक बजटेड चीज है तो वो महीने का रेट है, दिन का रेट है, वीकली रेट है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है नहीं यार, मेजर इट ऑन आवर्स। तो मैंने इसको आवर्स से डिवाइड कर दिया किससे डिवाइड कर दिया? 8 से। फिर पूछा कौन से आवर्स? बोला हायर ऑफ वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग। बोला ये तो खराबी है। बोला भाई यही है, तो ये लिमिटेशन है। हर एक चीज का फायदा और दूसरी क्या है? लिमिटेशंस। तो जब आपने 1 लाख को 10,000 से डिवाइड किया अज्यूमिंग, तो जो आंसर है वो क्या है? हर 1 घंटे का रेट। इसका मतलब पता है क्या है? महीने के ओवरहेड्स, इसमें रेंट है, बिजली का बिल है और ये सारी चीजें, महीने के लाखों रुपए आ जाएंगे, लेकिन हर घंटे 10 रुपए होगा। हर घंटे कितना होगा? दैट्स द रेट। इसको कॉपी करें। सर इसका एक नाम ट्रेडिशनल कॉस्ट, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, इट्स अ ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जी। व्हाई नॉट टेकिंग मशीन आवर्स? ऐसा भी तो कर सकते थे ना, लेबर आवर्स 10,000 घंटे, मशीन के 2, तो टोटल तो 12,000 घंटे लग रहे हैं। बट ये कहते नहीं, ओनली द इंटेंसिव। मर्जी फिर आपकी जो भी ले, फिर तो इक्वल, ये तो आंसर सेम ही आएगा ना। लेकिन सेलेक्ट कोई एक करना है, हायर ऑफ नहीं हो पाएगा ना। सेम है तो कोई भी एक लेवल सेलेक्ट कर लो। सर तो एक तरीके से सही भी तो है, तो दोनों में से ज्यादा उसको ले लो।
इट मींस कि वही तो कॉस्ट ड्राइवर है ऑर्गेनाइजेशन का जो ज्यादा काम लेकिन वो व्हाट इफ के मैं 2000 मशीन बंद कर दूं तो लेबर काम ही नहीं कर सकती। ये भी तो डिपेंडेंसी तो दोनों पर है ना, लेकिन इट कंसीडर्स हैवीली डिपेंडेंसी। मशीन के 5 घंटे मशीन बंद करो, लेबर काम ही नहीं कर सकेगी। अच्छा, अब एक्सक्यूज मी, अब सिस्टम ये कि बेटा आपने एलोकेशन ऑफ पोर्शन की बात नहीं है, अब सिंपल आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी होगी, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, budgeted overheads upon budgeted activity level। जी बेटा यहाँ तक क्लियर? ओके, लेट्स कम ऑन टू दिस हैंडआउट। क्वेश्चन नंबर 6 पर जरा आ जाए सारे। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये क्या लिखा है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स। अच्छा, कैलकुलेट करके दे दिया, अभी मैं आपसे कैलकुलेट नहीं करा रहा, अगले सवाल में कराएंगे। 2.5 पर, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब लेबर 1 घंटा काम करेगा तो ओवरहेड्स कितने आएंगे, 2.5। यानी कि मैं लेबर 1 घंटा काम कर रहा हूं तो 1 घंटे में बिजली का बिल, रेंट, बाकी जितने भी ओवरहेड्स हैं उसकी अमाउंट कितनी आ रही है, 2.5। जब लेबर 1 घंटा काम करेगा तो ओवरहेड्स कितने आएंगे, 2.5। इज इट रियल और एस्टिमेटेड? तो एक काम करो सारे बच्चे इधर, इस 2.5 को सर्कल करो, एरो मार के लिखो इसी हैंडआउट पे। When labor will work 1 hour, estimated overheads will be 2.5। बेटा जो भी आपके पास एस्टिमेटेड ओवरहेड्स है वो कितने होंगे, 2.5। ठीक है, इट्स नॉट रियल, इट्स समथिंग एस्टिमेटेड। और एक चीज को अंडरलाइन जरूर कर देना, जैसे मैंने चीजों को स्टार लगाया, हाईलाइट किया है, आपको भी हाईलाइट करना है। जब लेबर 1 घंटा काम करेगा तो ओवरहेड्स बेटा कितने आएंगे, 2.5। ऐसी मेरी एस्टिमेशंस हैं। जब लेबर ने 1 घंटा काम करना है तो ओवरहेड्स कितने आएंगे, 2.5। ऐसी मेरी एस्टिमेशंस है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आ जाओ नीचे। अच्छा, छोटा सा सवाल है, इधर ही इसका आंसर करें मेरे साथ ही। मटीरियल कॉस्ट पूछ रहा है आपसे, नीचे लिखा हुआ है टू मेक 1 यूनिट इट नीड्स 14.4 kgs और वेस्टेज कितना है बेटा, तो ये कितना है, 96%। तो बेटा 14.4 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसकी कॉस्ट कितनी है, 105। ये मटेरियल की कॉस्ट आ गई है, सही है? फिर नीचे आ जाओ बेटा सारे बच्चे, लेबर में लिखा हुआ है इट नीड्स 18 घंटे और 10 घंटे का आइडल टाइम। बच्चों ये जो 18 घंटे है ये कितना परसेंट है, 90%। क्या मैं इसको प्यार से एक्टिव टाइम बोल दूं, आया ना, दिस इज माय एक्टिव टाइम। अब 18 घंटे डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 घंटे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 8, 160। अच्छा, अब यहां पे जरा आइएगा बेटा, 1 मिनट वेट करेंगे प्लीज। इधर इधर, दिस इज द प्रोडक्ट इन माय हैंड। इधर इस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर कितना टाइम लगा रहा है, 20 घंटे नहीं ले रहा, 20 घंटे टोटल है, 20 घंटे टोटल है, जिसमें से 2 घंटे आइडल है, एक्टिव 18। ऊपर लाइन देखो, ये ओवरहेड्स हमेशा जो है ना वो चार्ज होते हैं कौन से आवर्स के ऊपर, एक्टिव आवर्स के ऊपर। जैसे अगर मैं तुम्हें यहां पर बोलूं बेटा ये चेक करो, 18 ये 20 घंटे टोटल है, जिसमें से 18 घंटे क्या है एक्टिव और 2 घंटे क्या है आइडल है। यहां तक बात क्लियर होगी? इसका रेट का ऊपर मतलब क्या लिखा है कि जब लेबर 1 घंटा काम करेगा तो ओवरहेड्स कितने आएंगे, लेबर ने काम कितने घंटे, 1 यूनिट पे,
18। अच्छा, लेबर को तो पैसे में पूरे 20 घंटे के दूंगा भाई, लेकिन ओवरहेड्स किस पे चार्ज होंगे? एक्टिव आवर्स के ऊपर। एक मिनट बेटा, ये एब्जॉर्ब यानी कि ऐड होंगे। बेटा 1 घंटे का रेट कितना है, और 1 यूनिट को बनाने के लिए 18 घंटे लगते हैं, बताइएगा। 45। अब क्या होगा? 105, 160 और 45, यू विल बी एडिंग अप, देयर विल बी टोटल कॉस्ट। बता दो। अच्छा पहले कॉपी कर बता दो। अच्छा बेटा अभी सुनिए ले, व्हाट इज दिस? ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। अब सिस्टम क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट आप मुझे एक बात बताओ, आप F2 से एक चीज याद दिला रहा हूँ, जो पेमेंट मैंने लेबर को करनी होती है, जो पेमेंट किसको करनी होती है, वो तो लेबर को पैसे दे देना, वो तो लेके चला गया। ओवरहेड्स का मतलब क्या है? ये जो चीज हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, वो एक्टिव आवर्स है। किसे करें? क्यों? इसका मतलब ही यही है कि जब लेबर 1 घंटा काम करेगा ना, तो ओवरहेड्स आएंगे। ये जो आपके पास आपने रेट, ये जो फॉर्मूला लगाया था ना, दिस वन, बजटेड ओवरहेड अपॉन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की एक और चीज, ये रेट इग्नोर्स आइडल टाइम। बोला क्यों? बोला नहीं, हम इसको टाइम से तो कंसीडर करेंगे, लेकिन कौन से टाइम से कंसीडर करेंगे? एक्टिव टाइम। बोला उस टाइम पे प्रोडक्शन नहीं हो रही तो ओवरहेड, यानी ऐसी इसकी assumption। जब ये खर्चे पूरे हो रहे हैं, खर्चे तो पूरे हो रहे हैं, लिमिटेशन था, चल रही है, उसको ओवरहेड्स में डाल दिया, खर्चा पूरा है, लेकिन शेयर किसके दरमियान किया हुआ है? एक्टिव टाइम सिर्फ शेयर किया हुआ है, खर्चा तो पूरा ही है। अरे हाँ, पर यूनिट में बढ़ रहा है। बट इज इट डन? अब ये एक छोटी सी एग्जांपल दी, हो सकता है क्वेश्चन 7 जैसा आपको सवाल मिल जाए या नहीं। आप बच्चे इसको आराम से तसल्ली से कॉपी करें, और मैं कुछ भी हिंट नहीं दे रहा, जस्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। दिखा दो। अच्छा बेटा एक छोटी सी मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 7 में, इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये खर्चा कौन सा है? क्या नाम है इस खर्चे का? क्या है ये? बिजली का बिल है, रेंट है, पता नहीं, सारे ओवरहेड्स हैं। सवाल, ओवरहेड्स जो है वो किस प्रोडक्ट के लिए होते हैं? प्रोडक्ट ए के लिए, बी के लिए, किसके लिए? पूरी फैक्ट्री के लिए। तो बेसिकली जो 45,500 है, ये डिवाइड होगा ना, किस में डिवाइड होगा? ए और बी। ऐड क्यों होगा? हाँ, वो आप ट्राई करो, वो जो भी है, लेबर आर कैसे ऐड करना है, कुछ भी है, जस्ट ट्राई। फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ ना, मैंने एक सिंपल इसको ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, जो समझ में आता है सॉल्व करें। बेटा आपका आंसर जो भी आ रहा है, 105, 110, 5, 10, 15, 20, 18, गलत करो, मैं ये नहीं कह रहा सही करो, मैंने क्या बोला है? करो। पता है क्या है? आंसर लाओ किसी भी तरीके से,
उससे पता है क्या होगा, एक्सक्यूज मी, उससे ये होगा अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो आपको पता तो चलेगा मैं ये सोच रहा था जो कि गलत था या सही था, व्हाटएवर, तो अटेम्प्ट करो, आंसर लाओ, 2000 आंसर आ रहा है, जो भी आ रहा है भाई लिख दिया। लेकिन एक चीज, जो भी बेटा कैलकुलेट करना है वो पर यूनिट पे करना है, किस पे करना है, फिर मैं आपको सही अप्रोच बता दूं, उसको ट्राई करो बेटा सारे। पहली क्लास आई नहीं या पहले? रेट तो कॉमन तो है, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके रेट, रेट फैक्ट्री का रेट, प्रोडक्ट डेली का रेट। अच्छा जी, इज इट डन? देखो मेरी बात सुने, जो भी आंसर आना था आपका आया, व्हाटएवर योर आंसर इज। अच्छा बेटा, ये जो आपके पास ओवरहेड्स की थी, पता है क्या, ओवरहेड्स कहते हैं उस कॉस्ट को जो इस प्रोडक्ट पर नजर नहीं आती है, मतलब जो सिर्फ इस प्रोडक्ट की वजह से नहीं है। जैसे मैंने फैक्ट्री में अगर रेंट की बात करूं, मिसाल ये रेंट है बेटा, फॉर एग्जांपल दिस इज माय रेंट, तो क्या मैं रेंट ये प्रोडक्ट ए बनाने के लिए पे कर रहा हूँ या प्रोडक्ट बी बनाने के लिए, पंखा कौन से प्रोडक्ट के लिए, मैं कुछ भी नहीं बनाऊं तब भी रेंट पे करना है। तो रेंट का ताल्लुक किसी प्रोडक्ट से डायरेक्ट नहीं है, मतलब इस प्रोडक्ट से डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट खर्चा है। सो दिस इज माय ओवरहेड, ये हमें पता है। अब जो सही तरीकेकार है ना इसकी कॉस्टिंग का, वो आप लोगों ने जो भी अपना आंसर कैलकुलेट किया था व्हाटएवर, वो सही है गलत है जो भी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 7। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में 6 तो हमने ऊपर ही कर लिया था ना इसी शीट पे, तो बेटा इसमें जरा आ जाते हैं और इस पे बात करते हैं। देखो भाई, दिस इज माय क्वेश्चन, और ये क्या है आपके पास, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा टोटल ओवरहेड्स एंड दैट इज 45,500। सवाल, इज इट रिलेटेड टू द सिंगल प्रोडक्ट और फॉर द होल फैक्ट्री? ये इसको बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसीलिए तो बोलते हैं कि फैक्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसका ताल्लुक नहीं, इट्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। सेकेंडली, अब मुझे चाहिए यहां पे टोटल फैक्ट्री के आवर्स, टोटल फैक्ट्री के आवर्स चाहिए बेटा मुझे। अब टोटल फैक्ट्री के आवर्स मैंने बोला है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है, टोटल टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अंदर 2, 3, 6 जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये कोई भी नहीं बन रहा, ठीक है। नेक्स्ट मुझे आवर्स चाहिए, कौन से आवर्स चाहिए, फैक्ट्री के आवर्स, टोटल फैक्ट्री आवर्स। बेटा मेरी फैक्ट्री में कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब आप ये चेक कीजिएगा, इस पूरी फैक्ट्री में लेबर आवर्स, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, ये मेरा एक अंदाजा है, मेरी एक एस्टिमेशन है कि सर यूनिट्स है 1300, यूनिट्स कितने भाई हमारे पास 1300, और लेबर आवर्स कितने 5, 2500, ये एस्टिमेशन है, रियल नहीं है। तो जरा मुझे बताइएगा बेटा, 1300 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 3, बताना, टोटल 14,000। बेटा ये 14,000 आवर्स क्या है, प्रोडक्ट है क्या एस्टिमेटेड आवर्स है? नहीं नहीं नहीं, पूरी फैक्ट्री में लेबर आवर्स, पूरी फैक्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जब मैं कहूँ ना फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसका मतलब फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है, दैट्स इट। सेकंड, मुझे चाहिए टोटल मशीन आवर्स, बेटा वो भी यही है 1300 और 2500 यूनिट्स और
दिस 1.2 एंड 0.5, वो तो दिख भी रहा है यार, कौन से आवर ज्यादा है, लेबर आवर ज्यादा है, तो नजर भी आ रहा है 5 और 3 के हवाले से। लेकिन फिर भी सिर्फ समझने के लिए मुझे लिखना पूरा है। 1300 मल्टीप्लाई बाय 1.2 और 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.5, बताइएगा। 2810, ये क्या है? पूरी फैक्ट्री में एस्टिमेटेड मशीन आवर्स है। पूरी फैक्ट्री के तुम्हारे ओवरहेड्स कितने हैं? 45,000 एस्टिमेटेड है, बजटेड है। पूरी फैक्ट्री में एस्टिमेटेड ज्यादा टाइम किसका लग रहा है? 14,000। तो बेटा अब आप कैलकुलेट करोगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिवाइडेड बाय, आंसर बताओ। बेटा ये क्या है बच्चे, ये क्या है? हर 1 घंटे पे तुम्हारे 3.25 के ओवरहेड्स हैं ऑन एवरी आवर लेबर वर्क्स। यहाँ तो बात क्लियर है? अब वेट करना, जस्ट वेट अ मिनट, एक्सक्यूज मी, इसके बाद ये आपके पास फिनिश हो जाएगा ना। यहाँ जरा देखिएगा, एक्सक्यूज मी, लेकिन कैलकुलेशन में जरा देखो, देखो पूछा क्या है बेटा, पूछा क्या है? ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग। मेरा एक सवाल, अब जो ओवरहेड्स को हम चार्ज कर रहे हैं किस बुनियाद पे कर रहे हैं? मशीन नहीं, किस बुनियाद पे? लेबर आवर्स पे। प्रोडक्ट ए पे पर यूनिट पर निकालना है ना। फैक्ट्री 1 घंटा चलेगी, 1 घंटे में फैक्ट्री का खर्चा कितना है? 3.25। ये मेरा प्रोडक्ट ए है, इसको बनाने के लिए 5 घंटे लग रहे हैं। क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय 5, 1 घंटे में, ठीक है। और ये दूसरा प्रोडक्ट है, अब दूसरे प्रोडक्ट में कितना टाइम लग रहा है? लेबर का टाइम बताओ। नहीं, टाइम 3, तो मल्टीप्लाई कर दोगे दिस थिंग जी। बेटा ओवरहेड्स पर यूनिट दैट इज 3.25 मल्टीप्लाई बाय 5, 3.25 मल्टीप्लाई बाय 3। जी बच्चों आंसर बताना। आपका जो भी आंसर था प्लीज उसको लिखा रहने दीजिएगा, कट करें लेकिन लिखा रहने दीजिएगा। उसकी वजह पता है क्या है? यू शुड नो इट ना, कि हम कैसे सोच रहे थे और चीजें किस तरीके से, ऐसा ऐसा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी चीजों की। बताना बेटा, आंसर बताओ। 9 पॉइंट, ये है आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन वाली चीजें, ठीक, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, अमूमन देखा गया है, एक नहीं, अमूमन देखा गया है कुछ एमसीक्यूज में, एमटीक्यूज में सॉरी, कितने सवाल होंगे? 5 होंगे ना मोस्टली। पहला पार्ट कैलकुलेट द ओवरहेड्स फ्रॉम एब्जॉर्प्शन, दूसरा पार्ट किससे होगा? फ्रॉम एबीसी, जो इसका नेक्स्ट उसके बाद है, और थोड़ी सी थ्योरी होगी। है बस, इस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन है। तो ये आप ये सपोज कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन है, जैसा भी जब हम करेंगे बाद में जाकर उसकी केस होगी, उसमें भी यही है। पहला सवाल बोला एब्जॉर्प्शन से करो, दूसरा किससे बोल रहे हैं? बाकी भी थ्योरेटिकल असेसमेंट टाइम की कोई चीज होगी। तो बेटा दिस इज द थिंग, टोटल ओवरहेड्स 45,000, टोटल आवर्स 14,000 एंड 2810, जो ज्यादा है उसकी बुनियाद पे। अगर सपोज करो इधर 1 0 और लगा होता 28,000 हो जाता ये, तो उसमें डिवाइड करते हैं फिर, लेकिन यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किससे करते हैं? मशीन से। ये बेटा बात क्लियर है? एबीसी अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं, सही, यहीं तक रखते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको जरा सैटरडे का टाइम कंफर्म कर दूं। इसको कॉपी करें।
अच्छा जी बेटा, आप लोगों ने कॉपी कर लिया, ठीक है। सो यू आर हैविंग योर क्लास ऑन सैटरडे, सेम टाइमिंग 9:30। अच्छा, 3 दिन क्लास, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन ही हमारे पास। यार मेरी बात सुने, टाइम जो है ना, क्लास सैटरडे को टाइम आपको मैसेज आ जाएगा। वो 1-2 और क्लास है और कोई क्लैश देख के एक फाइनल टाइम टेबल आजकल में बन जाएगा। मतलब क्लास इज ऑन सैटरडे, टाइम आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज।